ओके देखिए, वी आर डूइंग स्टाफिंग। स्टाफिंग वाला लेसन बेटे हम कर रहे थे, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। रिक्रूटमेंट के सोर्स हमारा डिस्कशन चल रहा था, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था कि सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बेसिकली टू टाइप के होते हैं। सोर्सेज जो होते हैं रिक्रूटमेंट के वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है इंटरनल सोर्सेज, ठीक है। इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही भर्ती की जाती है, ठीक है। और इंटरनल सोर्स जो होते थे उसके टाइप में बता चुका था कि किस किस तरह से हम कर सकते हैं, ट्रांसफर हम कर सकते हैं। मान लीजिए एक डिपार्टमेंट में अगर सरप्लस एम्प्लॉय हैं आपके, तो जो सरप्लस एम्प्लॉय हैं उन्हें हम किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं जहां पर एम्प्लॉयज की कमी है, तो ट्रांसफर। सेकंड है आपका प्रमोशन, तो हम प्रमोशन कर सकते हैं। एक एम्प्लॉय को लोअर रैंक से बेटे हम अपर रैंक पर उसे प्रमोट कर देते हैं, जिससे कि उसकी सैलरी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका स्टेटस राइज हो जाता है। उसकी अथॉरिटी अथॉरिटी यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर में भी काफी इंक्रीज आता है। थर्ड है आपका ले ऑफ, ठीक है। ले ऑफ में आपको तो पता ही है, जब कंपनी के पास काम नहीं होता बेटे, कंपनी के पास सफिशिएंट वर्क नहीं होता, तो ऐसे में कंपनी करती क्या है बेसिकली, कुछ एम्प्लॉयज को टेम्पोरेरी टाइम के लिए यानी कुछ समय के लिए हटा देती है और उनके साथ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट तैयार करते हैं कि भाई जब भी कंपनी के अंदर काम आएगा पहले आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, पहले आपको बुलाया जाएगा काम के ऊपर। तो वो होता है ले ऑफ, यानी कि कुछ समय के लिए, टेम्पोरेरी टाइम के लिए एम्प्लॉय को सेपरेट कर देना अपने ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि काम नहीं है तो इसीलिए कुछ समय के लिए हम उन एम्प्लॉय को बेसिकली हटा देते हैं, ठीक है। और जब हमारे पास काम आता है तो उन्हें वापस बुला लिया जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके सोर्सेज, इंटरनल सोर्सेज के बेटे। इसके एडवांटेज हमने पढ़े थे, ठीक है। मेरिट्स हमने इसकी पढ़ी थी कि भाई इंक्रीज इन मोटिवेशन, डेफिनेटली पे उनका मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा बेटे, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रमोशन होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही होगा, कोई बाहर का पर्सन नहीं आएगा, ठीक है। तो इससे मोटिवेशन बढ़ती है और वो बेटे मन लगाता है, स्किल के साथ, क्वालिटी के साथ काम करते हैं। सेकेंड था इंडस्ट्रियल पीस। बेटे जब कोई नया नया व्यक्ति आ जाता है और आपको ऑर्डर देता है तो आपको ये अच्छा नहीं लगता है, इससे डिस्प्यूट अराइज हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं। लेकिन जब अंदर से ही किसी का प्रमोशन होता है और फिर वो आपको ऑर्डर देता है काम करने को कहता है, तो आपको ज्यादा बुरा नहीं लगता, तो शांति बनी रहती है, लोग सेटिस्फाई रहते हैं भाई। उन्हें पता होता है कि अगर प्रमोशन होगा तो हम लोगों में से ही किसी का होगा, बाहर से कोई और पर्सन नहीं आएगा। इजी सिलेक्शन, भाई सबको पता होता है कौन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेहनत कर रहा है, कौन हार्डवर्क कर रहा है, किसकी एज हाई है, किसकी सीनियोरिटी लेवल हाई है, ठीक है। तो उसी का प्रमोशन होता है, तो सिलेक्शन काफी इजी होता है। नो नीड फॉर इंडक्शन, क्योंकि एक एम्प्लॉय पहले से ही बेटे पूरे ऑर्गेनाइजेशन से रूबरू है, उसे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले से ही ज्ञान है बेटे, तो उसका इंट्रोडक्शन या इंडक्शन देने की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती। एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉय, इस मेथड के जरिए जो सरप्लस एम्प्लॉय होते हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, उन्हें डेफिशिएंट वाले डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां लोगों की कमी होती है वहां उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता है। सिक्स था इकोनॉमिकल सोर्स। इकोनॉमिकल का मतलब होता है सस्ता, और ये सोर्स काफी सस्ता भी होता है बेटे। क्यों सस्ता होता है भाई, क्योंकि बेटे, ठीक है, क्योंकि हमें ट्रेनिंग पर, रिक्रूटमेंट पर, सिलेक्शन पर, ठीक है, ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। टाइम कॉस्ट होता है, टाइम से होती है और साथ साथ कॉस्ट भी से होती है, तो इसीलिए ये इकोनॉमिकल सोर्स थे बेटे। तो यहाँ तक हमने ऑन दैट पर्टिकुलर डे फिनिश कर लिया था। आज हमें देखिए डीमेरिट या लिमिटेशन पढ़ने इंटरनल सोर्सेस की। तो देखिए डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेस, डीमेरिट यानी कि नुकसान या लिमिटेशंस, कमियां क्या है, ठीक है। देखिए कमियां क्या है इंटरनल सोर्स की। सबसे पहला है स्टॉप द एंट्री ऑफ न्यू ब्लड, स्टॉप्स द एंट्री ऑफ यंग ब्लड। देखिए एक नौजवान व्यक्ति जब आता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो वो पूरे एंथुसियाज्म के साथ आता है, पूरा उत्साह के साथ आता है बेटे, ठीक है। और जो नौजवान व्यक्ति होते हैं उसमें डेफिनेटली काम करने की भावना ज्यादा होती है, ठीक है, वो ऑलरेडी मोटिवेट होते हैं, ठीक है। यंग ब्लड होता है उनका, काम करने के लिए प्रेरित होते हैं, वो बेसिकली मन लगाकर मेहनत से काम करने की वो कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम इंटरनल ही रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, अंदर से ही कर रहे हैं, तो बाहर से कोई नया व्यक्ति आ नहीं पाएगा। यंग ब्लड, यंग पर्सन, यंग एम्प्लॉयज को हम ला नहीं पाएंगे बेटे। तो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन या कमी क्या है कि इट स्टॉप द एंट्री ऑफ यंग ब्लड। तो जो नए कैंडिडेट यंग ब्लड होता है, ठीक है,
उत्साह के साथ जो काम करता है वो अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं आ पाएगा। वही पुराने लोग काम करते रहेंगे, उसी पुरानी स्पीड से धीरे 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 काम करते रहेंगे, वैसे पुराने मेथड से काम करते रहेंगे। तो इसीलिए इस मेथड की कमी है कि भाई ये यंग ब्लड की एंट्री को रोक देता है, नए एम्प्लॉइज को रोक देता है। देखिए बता रखा है द ग्रेटेस्ट डिफेक्ट इन दिस सिस्टम, तो इस सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा डिफेक्ट या सबसे बड़ी कमी ये है, ठीक है, दैट द यंग एंड टेक्निकल साउंड पीपल डू नॉट गेट ए चांस टू एंटर द कंपनी। तो जो यंग और टेक्निकली साउंड पीपल होते हैं उन्हें कंपनी में आने का चांस नहीं मिल पाता, क्योंकि बेटे जो प्रमोशन होता है वो अंदर की जो एम्प्लॉय है इंटरनली उन्हीं का ट्रांसफर वगैरह किया जाता है। सो कंसीक्वेंटली परिणाम स्वरूप ओल्ड पीपल विल रन द ऑर्गेनाइजेशन, तो क्योंकि नए लोग आ नहीं पाएंगे तो जो पुराने लोग हैं वही ऑर्गेनाइजेशन को चलाएंगे। द ओल्ड पीपल विल रन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एंड देयर आउटडेटेड आइडिया, तो पुराने लोग हैं, पुरानी विचारधारा के लोग हैं, तो उनके आइडिया भी आउटडेटेड ही रहेंगे, पुराने आइडिया उनके रहेंगे। एंड नो न्यू आइडिया कैन डेवलप, और नया आइडिया नए विचार आ ही नहीं पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि भाई इंटरनल रिक्रूटमेंट से जो न्यू ब्लड है, ठीक है, उनकी एंट्री रुक जाती है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं आ पाते। सेकंड है एम्प्लॉय बिकम लेथर्जी। लेथर्जी को लिख लीजिए हिंदी में सुस्त, लेथर्जी को हम कहते हैं हिंदी में सुस्त बेटे। तो जो एम्प्लॉय हैं वो सुस्त हो जाते हैं, वो लेथर्जिक हो जाते हैं, एम्प्लॉइज बिकम लेथर्जी। भाई क्यों? क्योंकि उन्हें पता है बेटे कि बाहर से तो कोई एंट्री होने ही नहीं वाली, बाहर से तो कोई पर्सन आएगा ही नहीं, हम सभी लोग हैं। देखिए जब लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काफी समय तक काम करते हैं तो उनका ग्रुप बन जाता है, उनका ग्रुप बढ़ जाता है बेटे, ग्रुप के बेनिफिट के लिए वो काम करते हैं, ठीक है। तो अगर उनमें से कोई एक पर्सन है जो लैक्सिटी शो करता है, लेथर्जिक शो करता है बेटे, काम नहीं करता समय पर, तो उसके बारे में वो कुछ कहते नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों के बीच रिलेशन तैयार हो चुके हैं, संबंध बन चुके हैं बेटे, दोस्त बन चुके हैं आपस में, तो एक दूसरे की कमियों को छुपाते हैं बेटे, ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर व्यवहार है वो लेथर्जिक रहता है, सुस्त बने रहते हैं, टाइम पर आते नहीं है, ठीक है, टाइम पर जाते नहीं है, जैसे वर्क प्लेस पर बातचीत करते रहेंगे, गॉसिप वगैरह करते रहेंगे, तो इससे वो लेथर्जिक हो जाते हैं, सुस्तापन वो दिखा देते हैं बेटे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो कह रहा है कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्रिएट्स अ डेफिनेट फीलिंग ऑफ प्रमोशन अमंग द एम्प्लॉय, तो उन्हें ऐसा लगता है कि भाई हमारा ही प्रमोशन होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बाहर से कोई पर्सन आएंगे ही नहीं, बाहर से कोई आके हमें टक्कर ही नहीं देंगे बेटे, तो वो अपने मनचाहे तरीके से काम करते हैं, तो लेथर्जिक हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं बेटे, ठीक है। दिस फीलिंग मेक्स देम लेथर्जिक एंड इट इफेक्ट्स देयर परफॉर्मेंस, तो उनकी इस फीलिंग से लेथर्जिकपन आता है, सुस्तपन आता है बेटे, ठीक है, और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी डाउन हो जाती है। थर्ड देखिए लिमिटेशन क्या है, रिमेंबर ये इंटरनल सोर्सेस की लिमिटेशन या कमियां पढ़ रहे हैं हम बेटे। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही किया जाता है, तीन टाइप का होता है, ट्रांसफर, प्रमोशन और ले ऑफ बेटे। तो तीसरी कमी देखिए, नॉट अवेलेबल इन द न्यू ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जब नया नया ऑर्गेनाइजेशन खुला होता है तो उसके अंदर तो कोई एम्प्लॉय है ही नहीं पहले से, तो उसके लिए तो हमें बाहर से यानी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट ही करनी पड़ेगी, इंटरनल रिक्रूटमेंट का कोई फायदा नहीं होता। तो इसीलिए ये वाला जो मेथड है रिक्रूटमेंट का, इट इज नॉट अवेलेबल इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन, तो ये न्यू ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल होता ही नहीं है, नॉट अवेलेबल इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो इंटरनल रिक्रूटमेंट है ये नई ऑर्गेनाइजेशन में, एक नए ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल नहीं होती। देखिए under this method the employees from the departments where they are in surplus transfer to those department where there is a shortage of staff। तो बेटे जो एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉय होते हैं बेसिकली, तो जो नया ऑर्गेनाइजेशन खुलता है उसमें ये इंटरनल रिक्रूटमेंट एप्लीकेबल हो ही नहीं सकती। तो इंटरनल में तो पहले से ही जो लोग काम करते हैं उन्हें हम इधर उधर ट्रांसफर करते हैं बेटे, जबकि अभी अभी एम्प्लॉय नया खुला है, नया ऑर्गेनाइजेशन ओपन हुआ है, तो डेफिनेटली हमें बाहर से ही रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, बाहर से ही लोगों को बुलाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि भाई ये जो इंटरनल रिक्रूटमेंट होते हैं ये नए ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल नहीं होते। देखिए recruitment through this source is possible only in the previously established organization। तो इस source के थ्रू जो रिक्रूटमेंट होती है वो प्रीवियसली यानी पहले से ही जो ऑर्गेनाइजेशन बन चुका होता है उसमें ही पॉसिबल होती है। The new organization have to make use of external source। जो नए ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उन्हें external sources का यूज करना ही पड़ता है। Moreover, साथ ही साथ it is not essential that the entire recruitment need of the old organization may be fulfilled through this source, ठीक है।
और ऐसा भी नहीं है भाई कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन होता है वहां भी सारे के सारे रिक्रूटमेंट इंटरनल सोर्स से ही हो, वहां पर भी बेटे हमें एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूटमेंट करनी पड़ जाती है, ठीक है ना। तो एक तो नए ऑर्गेनाइजेशन में ये एप्लीकेबल ही नहीं होती बेटे, और साथ ही साथ जो पुराना ऑर्गेनाइजेशन है वहां भी किसी ना किसी एम्प्लॉय को तो बाहर से लाना ही पड़ता है, वहां भी सारे एम्प्लॉयज को इंटरनली, ठीक है, इंटरनली क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। फोर्थ देखिए, सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग एम्प्लॉय इज हैम्पर्ड। तो ये कह रहे हैं कि जो सेंस ऑफ कंपटीशन यानी जो प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, कंपटीशन की जो फीलिंग होती है, भाई हमें कंपटीशन करना है दूसरे एम्प्लॉयज के साथ, क्योंकि जो अच्छी परफॉर्मेंस देगा उसी का प्रमोशन होगा, उसे ही प्रमोट किया जाएगा बेटे। तो ये जो सेंस होते हैं उनकी ये सेंस खो जाती है, ठीक है। तो देखिए, सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग एम्प्लॉय इज हैम्पर्ड। हैम्पर्ड को लिख लीजिए, हिंदी में इसे कहते हैं नुकसान बेटे। तो जो कंपटीशन की भावना होती है, प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, उसे काफी बड़े लेवल पर नुकसान पहुंचता है, काफी हद तक नुकसान पहुंचता है। सेंस ऑफ कंपटीशन इज अराउज्ड व्हेन वन इज कन्फ्रंटेड विद अ बेटर क्वालिफाइड एम्प्लॉय। तो जब बेटे एक एम्प्लॉय बेटर क्वालिफाइड एम्प्लॉय के सामने आता है, फिर परफॉर्मेंस जज की जाती है, उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेस किया जाता है, तब कंपटीशन की भावना अराइज होती है। जबकि ये तो इंटरनल रिक्रूटमेंट है, यहाँ तो किसी के वर्क को कंपेयर ही नहीं किया जाएगा बेटे, ठीक है। जिसका प्रमोशन होना है वो निश्चित है, जिसकी सीनियोरिटी लेवल हाई हो चुका है, जिसकी एज ज्यादा हो चुकी है, उसका प्रमोशन लाजमी सी बात है बेटे, सर्टन सी बात है। तो यहाँ पर कंपटीशन की भावना का विकास होता ही नहीं है। तो पहले से ही वो एम्प्लॉय लगे हुए ऑर्गेनाइजेशन में, पहले से जो लगे हुए वही काम करेंगे, वही बेटे सारा लेंगे, ठीक है। उन्हीं का प्रमोशन होगा, उन्हीं का ट्रांसफर होगा। तो इसीलिए इन्हें लगता है भाई कि कोई नया एम्प्लॉय आके हमें टक्कर देने वाला ही नहीं है, तो हम तो अपनी मर्जी से काम करेंगे। तो सेंस ऑफ कंपटीशन एब्सोल्युटली नेग्लिजिबल हो जाता है यहाँ पर। तो देखिए, सेंस ऑफ कंपटीशन इज अराउज्ड व्हेन वन इज confronted with a better qualified employee। तो जब आपका सामना एक better qualified employee से होता है तब कंपटीशन की भावना डेवलप होती है। बट दिस सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट, लेकिन इस व्यवस्था के अंदर, ठीक है, इट हिंडर्स द एंट्री ऑफ बेटर क्वालिफाइड पर्सनल। तो इस व्यवस्था में जो बेटर क्वालिफाइड पर्सनल होते हैं उनकी एंट्री रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। देयरफॉर इसलिए the employee do not get a chance for any competition। तो इसीलिए जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें कंपटीशन का कोई चांस ही नहीं मिल पाता। तो इसीलिए कंपटीशन की भावना को काफी धक्का पहुंचता है, ठीक है। फिफ्थ देखिए, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स हिट प्रोडक्टिविटी नेगेटिवली। फ्रीक्वेंट यानी कि बार बार, हमने देखा कि ट्रांसफर जो होता है इसमें एक एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है, या फिर एक सर्कल डिपार्टमेंट से डेफिशिएंट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो अगर बार बार आप उसका ट्रांसफर करते रहोगे तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसमें काफी ज्यादा बचे दिक्कत आती है, ठीक है। वो सेटल नहीं हो पाता कोई के ऊपर। भाई हर 6 महीने हर 4 महीने में आप उसका ट्रांसफर कर दोगे तो सेटल कैसे हो पाएगा, अपने आप को मॉडिफाई कैसे कर पाएगा वर्किंग कंडीशन के अनुसार बेटे। तो इसीलिए उसको काफी दिक्कतें आती है और उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो डाउन हो जाती है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो डाउन हो जाती है। तो इसलिए क्या हुआ है, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर यानी जब हम बार बार ट्रांसफर करेंगे किसी का, तो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स हिट्स प्रोडक्टिविटी नेगेटिवली, हिट्स प्रोडक्टिविटी नेगेटिवली। तो बेटे अगर आप बार बार उनका ट्रांसफर करोगे तो उससे उनकी प्रोडक्टिविटी पर नेगेटिव नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उनकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है। तो इन दिस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, तो इस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर एम्प्लॉइज आर फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर। तो एम्प्लॉइज का बार बार फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर किया जाता है। दिस डज नॉट अलाउ देम इन अपॉर्चुनिटी टू बिकम एफिशिएंट इन एनी सिंगल जॉब। इससे वो एक सिंगल जॉब में एफिशिएंट नहीं हो पाते, वैसे प्रोडक्टिविटी हासिल नहीं कर पाते। कंसीक्वेंटली, परिणाम स्वरूप द प्रोडक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स लोअर। तो उनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ये थे, ठीक है, डीमेरिट ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। तो जो इंटरनल रिक्रूटमेंट होते हैं उसके नुकसान थे ये कि भाई यंग ब्लड जो होता है उनकी एंट्री रुक जाएगी, ठीक है, एम्प्लॉयर लेथार्जिक यानी सुस्त हो जाएंगी, न्यू ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल ही नहीं हो पाती भाई, ठीक है, और जो सेंस ऑफ कंपटीशन है वो खत्म हो जाता है बेटे, उसको नुकसान पहुंचता है, और फ्रीक्वेंट ट्रांसफर है उससे उनकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था इंटरनल रिक्रूटमेंट। अब हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगेन देखिए, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आपके दो टाइप के थे, ठीक है। इंटरनल रिक्रूटमेंट जो हमने फिनिश कर दिया है अभी फिलहाल, ठीक है, इंटरनल रिक्रूटमेंट आपका फिनिश हो चुका बेटे।
सेकंड होता है आपका एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, जहां हम एम्प्लॉयज की जो भर्ती होती है, ठीक है, वो बाहर से करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट जो भर्ती है वो हम कहां से करेंगे, बाहर से एम्प्लॉयज को लेकर आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना करके बाहर से हम एम्प्लॉयज को लेकर आएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मीनिंग देख लीजिए एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है। देखिए, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज मींस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर फिलिंग अप द वैकेंसी फ्रॉम कैंडिडेट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक्सटर्नल सोर्स का मतलब होता है कि भाई हम जो है एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं पोस्ट को भरने के लिए फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से। एक्सटर्नल सोर्सेस आर मोस्टली यूज्ड फॉर फिलिंग वैकेंसी इन लोअर रैंक। तो एक्सटर्नल सोर्सेस का जो यूज होता है वो ज्यादातर लोअर रैंक की, मैंने पहले बताया था बेटे, ठीक है, हाई रैंक के लिए, अपर रैंक के लिए तो हम प्रमोशन कर देते हैं बेटे, इंटरनल रिक्रूटमेंट का यूज करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हाई लेवल की पोस्ट के लिए एक वेल एक्सपीरियंस जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन से रूबरू होता है, जिसे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ज्ञान है, नॉलेज है, उसकी प्रमोशन की जाए बेटे। तो हाई रैंक के लिए तो हम क्या करते हैं, ऑलरेडी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग हैं उनकी बेटे प्रमोशन कर देते हैं, लेकिन जो लोअर रैंक होता है उनके लिए हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करते हैं। तो बेटे इसका ज्यादातर यूज मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कि भाई हर केस में ही हम एक्सटर्नल के लोअर रैंक के लिए एक्सटर्नली करेंगे या हाई रैंक के लिए इंटरनली करेंगे, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, जब इंटरनली कोई सफिशिएंट एम्प्लॉय होगा ही नहीं, बेटर एम्प्लॉय होगा नहीं, तो डेफिनेटली फिर हमें हायर पोस्ट के लिए भी बाहर से ही रिक्रूटमेंट करनी पड़ जाएगी, तो वो डिपेंड करता है। तो ये कह रहे हैं भाई जनरली लोअर रैंक के लिए हम इसका यूज करते हैं। समटाइम दिस सोर्स इज आल्सो यूज्ड टू फिल अप द स्पेशल कैटेगरी पोस्ट। कई बार बेटे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का यूज स्पेशल पोस्ट को फिल अप करने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि इंजीनियर्स को बेटे अगर हमें हायर करना है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट को अगर हमें हायर करना है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स आर मोर एंड वेराई एज कंपेयर टू इंटरनल सोर्स। तो बेटे एक्सटर्नल सोर्स जो होता है वो ज्यादा वेराइड होता है, ठीक है, उसमें ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलता है इंटरनल सोर्स के मुकाबले। इट इज द एंडीवर ऑफ एवरी एम्प्लॉयर टू सेलेक्ट द बेस्ट पर्सन। ये हर किसी एम्प्लॉयर की, एम्प्लॉयर यानी कि ओनर, और एंडीवर का मतलब होता है इच्छा, तो ये हर किसी एम्प्लॉयर की इच्छा होती है टू सेलेक्ट द बेस्ट पर्सन फ्रॉम अमंग द लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट में से एक बेस्ट पर्सन को सेलेक्ट करना हर किसी एम्प्लॉयर, हर किसी ओनर की इच्छा होती है। मेन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आर एज अंडर। तो मेन कुछ नाम बता रखे हैं आपको, इन्हें फिर हमें डिटेल वाइज पढ़ना है बेटे। सबसे पहला आ रहा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। आई होप आपको एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट समझ आ गया है। जब बेटे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भर्ती होती है, पोजीशंस होते हैं, उन्हें एक्सटर्नली यानी बाहर से फिलअप किया जाता है, तो उसे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहते हैं। ये जनरली लोअर रैंक के लिए यूज की जाती है, कई बार ये स्पेशल पोस्ट जैसे इंजीनियर या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया उसके लिए की जाती है वैसे। ठीक है, ये इंटरनल सोर्स के मुकाबले ज्यादा वेराइड होते हैं, इसमें ज्यादा वेरिएशन होता है, यहाँ आप ज्यादा अपनी डिस्क्रिप्शन या इच्छा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ बेटे हर एम्प्लॉयर का ये सपना होता है या ये मकसद होता है कि वो बेस्ट एम्प्लॉयर को सेलेक्ट करे, और वो बेस्ट एम्प्लॉयर उसे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में आसानी से मिल जाता है। टाइप देखते हैं, सबसे पहला आ रहा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष भर्ती, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो इसमें हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर देते हैं, प्रत्यक्ष भर्ती कर देते हैं बेटे। ठीक है, देखिए सम टाइम कैसे करते हैं बेटे, कंपनी एक बुलेटिन बोर्ड तैयार करती है और अपने गेट पर उस बुलेटिन बोर्ड को टांग देती है। ठीक है भाई, जैसे कह दिया हमें स्वीपर की आवश्यकता है, या हमें हेल्पर की आवश्यकता है, या हमें लेबर की आवश्यकता है बेटे। इस तरह से जिस भी एम्प्लॉय की हमें आवश्यकता होती है, उसके रिक्वायरमेंट पोस्ट को हम एक बुलेटिन में, एक बोर्ड में ट्रांसफर करके गेट के बाहर टांग देते हैं बेटे। जो लोग उसे आते जाते देखते हैं और जो इच्छुक होते हैं उस पोस्ट को, उस जॉब को करने के, वो वहां पर अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का पहला सोर्स देखिए, समटाइम्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वैकेंट पोस्ट इज पेस्टेड ऑन बोर्ड। तो बेटे जो इंफॉर्मेशन होती है वैकेंट पोस्ट की, खाली पोस्ट की, उन्हें बोर्ड पर पेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, एट इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट प्लेस पर, और ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस होता है उसका गेट, एंट्री गेट पे। तो एंट्री गेट पर आते जाते लोग उसे आसानी से पढ़ लेते हैं। तो वो बुलेटिन बोर्ड हमने तैयार किया, कंपनी के बेटे गेट पर टांग दिया, गेट पर टांगने के बाद लोगों ने उसे देखा, और ठीक है, सच इंफॉर्मेशन इज यूजुअली डिस्प्लेड एट वर्कशॉप। तो वर्कशॉप पर डिस्प्ले किया जाता है, वर्कशॉप जहाँ काम होता है बेटे,
ठीक है, वहाँ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय देखते हैं और बाकी लोगों को बता देते हैं, ऑफिस पर या फिर फैक्ट्री गेट पर टांग दिया जाता है। पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दीज जॉब अप्लाई फॉर दैट, तो जो लोग इन जॉब के इच्छुक होते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, दिस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इज मेड ओनली फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ अनस्किल्ड वर्कर। तो ये जो मेथड होता है रिक्रूटमेंट का वो ज्यादातर अनस्किल्ड वर्कर के लिए ही यूज किया जाता है। दे आर कॉल्ड कैजुअल लेबरर, इन्हें कैजुअल लेबर भी कहते हैं, जो कैजुअल रूप से काम करते हैं। दे आर पेड वेजेस ऑन डेली बेसिस, इन्हें डेली बेस पर वेजेस पे की जाती है। This method does not require any advertisement and is therefore very cheaper. इस मेथड के लिए कोई अलग से एडवर्टीजमेंट की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए ये काफी चीप मेथड होता है, काफी सस्ता भी होता है। तो ये थी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। समझ आ गया होगा आपको कि जो भी खाली पोस्ट है बेटे उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं बुलेटिन बोर्ड पर, और उस बुलेटिन बोर्ड को फैक्ट्री गेट पर टांग देते हैं, आते जाते लोग उन्हें देखते हैं और जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होते हैं वो इस पर, ठीक है, अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो लेस स्किल्ड जॉब होता है या कैजुअल लेबर की जॉब होते हैं उसमें फिलअप किया जाता है। सेकंड देखिए कैजुअल कॉलर्स, ये तो थी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सेकंड है कैजुअल कॉलर। ठीक है, कॉलर्स कॉल करके उन्हें बुला लिया जाता है बेटे, क्यों? क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना रिज्यूमे या अपने बायोडाटा कंपनी के पास जमा किया हुआ है, कंपनी के पास जमा कराया हुआ है। तो इन मैनी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन, तो जो काफी सारे रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, some really talented and brilliant people continue to sending their CV application from time to time with the hope that whenever the job arises they will be called। तो बेटे जो रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, रेपुटेशन तो आपको पता ही है, जिनकी गुडविल अच्छी होती है, जिनकी ख्याति बढ़िया होती है, जिनकी रेपुटेशन अच्छी होती है मार्केट के अंदर, तो वो जो रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं बेटे, जो अच्छे टैलेंटेड लोग होते हैं, उन रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन को अपना बायोडाटा या अपनी सीवी भेजते रहते हैं बेटे, इस होप में, इस इच्छा में कि जब भी वैकेंसी अराइज होगी, वैकेंसी बेटे खाली होगी, तो उन्हें कॉल करके बुला लिया जाएगा। तो इस होप में वो भेजते रहते हैं। ठीक है, दे केम अक्रॉस एन अपॉर्चुनिटी फॉर अपॉइंटमेंट, तो उन्हें लगता है कि भाई जब भी पोस्ट खाली होगी ना तो उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। A waiting list of such people is prepared, तो इन तरह के लोगों की एक वेटिंग लिस्ट तैयार कर ली जाती है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ऑर्गेनाइजेशन एक वेटिंग लिस्ट तैयार कर लेता है। ठीक है, एज एंड व्हेन वैकेंसी अराइज, और जैसे वैकेंसी अराइज होती है, दीज पीपल कैन बी कॉल्ड, तो इन लोगों को कॉल करके बुला लिया जाता है, इन्हें फोन करके बुला लिया जाता है। ठीक है, दिस मेथड डज नॉट रिक्वायर एनी एडवर्टाइजमेंट एंड देयरफॉर चीप, इस मेथड में भी कोई एडवर्टाइजमेंट अलग से विज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए ये भी मेथड काफी चीप होता है। ठीक है, तो ये था कैजुअल कॉलर, ऊपर वाला था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। दोनों में आई होप आपको डिफरेंस आ गया होगा। कैजुअल कॉलर में लोगों ने खुद रिज्यूमे सेंड किए हैं और रिज्यूम को देखकर हमने वेटिंग लिस्ट तैयार की और फिर लोगों को कॉल किया और फिर हमने बुलाया है, कैजुअल कॉलर। थर्ड देखिए मीडिया एडवर्टाइजमेंट, मीडिया यानी कि कुछ मीडिया के थ्रू, इसमें हम रेडियो पर जॉब अनाउंस कर सकते हैं, टीवी पर अनाउंस कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में हम जॉब की वैकेंसी निकाल सकते हैं। तो थर्ड होता है मीडिया एडवर्टाइजमेंट। मीडिया एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ हम डेफिनेटली एडवर्टाइजमेंट करते हैं, विज्ञापन। तो मीडिया इज एन इफेक्टिव वे ऑफ फाइंडिंग आउट एम्प्लॉय फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो मीडिया होता है ये एक इफेक्टिव रास्ता होता है, इफेक्टिव तरीका होता है, ठीक है, ऑफ फाइंडिंग आउट एम्प्लॉय फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। भाई ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से एम्प्लॉय को अपॉइंट करने का एक अच्छा तरीका होता है। थ्रू इट, इसके जरिए पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन फॉर हायर एंड मीडियम लेवल जॉब, तो इस मीडिया के जरिए यानी मीडिया एडवर्टाइजमेंट के जरिए जो लोग होते हैं बेटे वो आकर्षित होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। ठीक है, और बेटे ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करते हैं हाई लेवल और मीडियम लेवल की जॉब्स के लिए। ठीक है, आगे बता रखा है एडवर्टाइजमेंट इज मेड विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर, तो एडवर्टाइजमेंट किसके द्वारा हो सकती है आपको पता ही है, न्यूज़पेपर के द्वारा हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे हो सकती है बेटे, टेलीविजन के द्वारा हो सकती है, रेडियो के द्वारा हो सकती है, मैगजीन्स के द्वारा हो सकती है, तो इनके जरिए एडवर्टाइजमेंट हो सकती है। द एडवर्टाइजमेंट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट, और ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसके जरिए नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट की इंफॉर्मेशन दी जाती है। नेचर ऑफ जॉब बताया जाता है, नेचर ऑफ जॉब कैसा है, कंप्यूटर रिक्वायर्ड है या नहीं है, ठीक है, या फिर कोई और डिग्री रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ठीक है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, भाई क्वालिफिकेशन क्या है, 8 पास, 10th पास, 12th पास, ठीक है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीटेक, जो भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बता दिया जाता है।
रेमुनरेशन सैलरी बता दी जाती है कि भाई आपको इतनी सैलरी ऑफर की जा रही है। दिस अनलार्जेस द एरिया ऑफ सिलेक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इससे जो एरिया ऑफ सिलेक्शन है वो बेटे काफी वाइड हो जाता है, कंपनी के पास वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन आएगी और उन एप्लीकेशन में से एक बेस्ट कैंडिडेट को कंपनी सेलेक्ट कर पाएगी। ठीक है, तो गुड एम्प्लॉय भी यहाँ पर लेने आसान होते हैं क्योंकि अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं बेटे, तो हम अच्छे बेस्ट कैंडिडेट को यहाँ सेलेक्ट कर पाते हैं। हाउएवर अंडर दिस सिस्टम, कई बार इस सिस्टम के अंदर a large number of qualified applicants send their application which result in a loss of time and money। तो कई बार होता क्या है, इस मीडिया एडवर्टीजमेंट में लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन आ जाती है और वो भी अच्छे एम्प्लॉय एप्लीकेशन भेजते हैं। तो जब बहुत सारे आपके पास अच्छे एम्प्लॉयज की एप्लीकेशन आ जाती है तो फिर उन्हें टेस्ट करना, उन्हें जज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इस वाले मेथड के अंदर बहुत सारे अच्छे क्वालिफाइड लोग एप्लीकेशन भेज देते हैं, तो फिर उनकी छटनी करने में, उनका सिलेक्शन करने में काफी समय लग जाता है। तो ये था आपका मीडिया एडवर्टीजमेंट। फोर्थ है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट भी सेटअप करती है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तो यहाँ पर जो बेरोजगार लोग होते हैं वो आके अपना रिज्यूमे सबमिट कराते हैं बेटे। इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है कंपनी के साथ बेटे। ठीक है, ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपनी को बेटे, ठीक है, ये एम्प्लॉइज प्रोवाइड कराते हैं और उसके बदले कुछ कमीशन भी चार्ज करते हैं। ठीक है, देखिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर सेट अप बाय द गवर्नमेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द डिस्ट्रिक्ट। तो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो होते हैं इन्हें गवर्नमेंट सेट करती है। ठीक है, गवर्नमेंट सेटअप करती है बेटे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट इन्हें सेटअप करती है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट जो जिले होते हैं सभी के अंदर ये होते हैं। नेम एंड अदर पर्टिकुलर ऑफ ए जॉब सीकर, जॉब सीकर यानी जॉब ढूंढने वाला व्यक्ति जिसे जॉब चाहिए बेटे, तो जो जॉब सीकर होते हैं उनके नेम और अदर पर्टिकुलर्स एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में एक रजिस्टर होता है जिसे एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर कहते हैं, उसमें उनकी डिटेल फिलअप कर ली जाती है। Under this system, personal manager forward information regarding vacant posts to the employment exchange concern। तो इसमें होता क्या है, जो एचआर मैनेजर होता है कंपनी का, वो बेटे जो भी पोस्ट अराइज होते हैं उस पोस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को भेजती है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को भेज देती है। Employment officer in turn forward the names of applicant with requisite qualification from among those entered in his register। तो उसके रजिस्टर में जो जो एंट्री हुई है बेटे उन सब लोगों की डिटेल वो आगे एचआर मैनेजर को भेज देता है और उनसे कह देता है भाई जो आपको सफिशिएंट कैंडिडेट लगे उसे कॉल कीजिए और उसकी भर्ती कर लीजिए। अगर वो ठीक ठाक इंटरव्यू दे देता है बेटे तो ठीक है। द मैनेजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरव्यू देम, तो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर उनका इंटरव्यू लेता है एंड मेक्स सिलेक्शन एज पर हिज रिक्वायरमेंट, और अपने हिसाब से उनका सिलेक्शन कर लेता है। दिस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इज मोस्टली फॉलोड टू सेलेक्ट टाइपिस्ट, क्लर्क एंड पियोन। तो ये जो मेथड है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का, टाइपिस्ट हो गए, क्लर्क हो गए, पियोन हो गए, यानी लोअर रैंक की जॉब, उनके लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बेटे गवर्नमेंट सेटअप करते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में सेटअप करती है और जो बेरोजगार व्यक्ति होते हैं उन्हें अपने आप को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर रजिस्टर कराना पड़ता है। इनका एक रजिस्टर होता है, उसमें उनके नाम लिख लिए जाते हैं बेटे। इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कंपनियों से होता है, कंपनी के एचआर मैनेजर इनको बेटे डिटेल भेज देते हैं वैकेंसी पोस्ट से रिलेटेड, जो पोस्ट खाली होती है ना उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन्हें भेज देते हैं। ये बेटे रजिस्टर में जिसके नाम लिखे गए हैं उन्हें आगे फॉरवर्ड कर देते हैं एचआर मैनेजर को। एचआर मैनेजर फिर देख लेता है भाई कौन सा एम्प्लॉय बेटर है, किसकी क्वालिफिकेशन पूरी करती है, उन्हें का फिर वो इंटरव्यू लेता है और जो सफिशिएंट एम्प्लॉय होते हैं उन्हें सेलेक्ट कर देता है। ठीक है, आगे प्लेसमेंट एजेंसी। प्लेसमेंट एजेंसी और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक तरह से सेम है, बस डिफरेंस ये है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट सेटअप करते हैं, प्लेसमेंट एजेंसी प्राइवेट पीपल सेटअप करते हैं। तो देखिए प्लेसमेंट एजेंसी, हाँ वन मोर थिंग, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तो कोई कमीशन वगैरह चार्ज नहीं करते बेटे क्योंकि गवर्नमेंट ने सेटअप किया है इन्हें। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने सेटअप किया है, लेकिन जो ये प्लेसमेंट एजेंसियां होती हैं ठीक है ये डेफिनेटली कमीशन वगैरह चार्ज करते हैं बेटे दोनों तरफ से। ठीक है, जिन लोगों की ये रिक्रूटमेंट कराते हैं, जिन लोगों को काम दिलवाते हैं उनसे भी कमीशन चार्ज करती है और जिन कंपनी को बेटे ये एम्प्लॉय प्रोवाइड करा कर देती है उन कंपनी से भी चार्ज करते हैं। तो बहुत है, दोनों तरह से ये कमीशन खाती है और ये कमीशन ही बेटे इनके लिए प्रॉफिट का काम करता है। ठीक है, देखिए प्लेसमेंट एजेंसी, so these days placement agencies are coming up as a good source of external recruitment। तो आज के समय जो प्लेसमेंट एजेंसियां होते हैं वो भी एक अच्छा सोर्स उभर कर सामने आ रही है बेटे। ठीक है,
अच्छा 100 बढ़कर सामने आ रही है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के लिए। दीज एजेंसी आर एस्टेब्लिश्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, मैंने बता दिया प्लेसमेंट एजेंसियां प्राइवेट इंडिविजुअल सेटअप करते हैं, जबकि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज थे उसे गवर्नमेंट सेटअप करती है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो प्लेसमेंट एजेंसी कौन सेटअप करता है? प्राइवेट पीपल सेटअप करते हैं बेटे, ठीक है। पीपल कैन गेट देयर नेम रजिस्टर्ड विद देम, तो लोग जो है वो अपना नाम प्लेसमेंट एजेंसी के पास रजिस्टर्ड करा देते हैं, ठीक है। सच रजिस्ट्रेशन इज डन यूजुअली फॉर हाई और मीडियम लेवल जॉब, ये जो रजिस्ट्रेशन होता है बेटा ये हाई या मीडियम लेवल जॉब के लिए होता है, ठीक है। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, फिर ऑर्गेनाइजेशन इनसे रिक्वेस्ट करता है बेटे, और रिक्वेस्ट करने पर these एजेंसी डू द होल जॉब ऑफ रिक्रूटमेंट, ये एजेंसी सारा का सारा काम करते हैं रिक्रूटमेंट का, यानी कि उनका इंटरव्यू भी लेती है बेटे, ठीक है, और साथ ही साथ उनका ग्रुप डिस्कशन कराती है, उनका टेस्ट वगैरह कंडक्ट करती है बेटे, सारा काम ये एजेंसियां करते हैं और इसके बदले वो कमीशन चार्ज करती है कंपनी से, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ से उनकी तरफ से सारा काम करते हैं रिक्रूटमेंट का, ठीक है। दे गेट देयर फी फॉर रेंडरिंग दीज सर्विसेज, डेफिनेटली वो अपनी फीस चार्ज करेंगे, कमीशन चार्ज करेंगे बेटे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। दे आर हेल्पफुल इन एस्टैब्लिशिंग अ बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, तो बेटे ये लेबर की डिमांड और सप्लाई में बैलेंस बिठाने में काफी सहायता करती है प्लेसमेंट एजेंसियां, ठीक है। और साथ ही साथ बेटे ये एम्प्लॉयज को जॉब दिलाने में भी काफी सहायक होती है। तो ये थी प्लेसमेंट एजेंसियां। आगे देखिए 6 मैनेजमेंट कंसल्टेंट और हेड काउंटर्स। मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ठीक है बेटे, मैनेजरियल जॉब के लिए मैनेजमेंट कंसल्टेंट का यूज किया जाता है। देखिए मैनेजमेंट कंसल्टेंट, कंसल्टेंट तो आप समझते हो बेटे, ठीक है, कंसल्टेंसी जो आपको एडवाइस देते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड हेड काउंटर, इन्हें हम हेड काउंटर भी बोल देते हैं, ठीक है, हेड काउंटर। तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड हेड काउंटर, तो बेटे नाम से स्पष्ट हो रहा है मैनेजमेंट कंसल्टेंट, तो सिंपल सी बात है जो मैनेजरियल पोस्ट होती है, जो मैनेजरियल लेवल की जॉब होती है उसे इस मेथड के द्वारा भरा जाता है, ठीक है। जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट होते हैं उनके कांटेक्ट में बहुत सारे मैनेजर होते हैं, लो लेवल, मिडिल लेवल, हाई लेवल के। तो जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में बेटे वैकेंसी निकल कर आती है, मैनेजरियल वैकेंसी निकल कर आती है, तो इनसे कांटेक्ट करते हैं और ये उन्हें अच्छे मैनेजर्स प्रोवाइड करा देते हैं। तो देखिए management consultant or the head counters. So these days management consultant are available in the market. So इन दिनों में जो management consultant होते हैं वो मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी मात्रा में होते हैं, हम उनसे कांटेक्ट करके अच्छे मैनेजर्स को हायर कर सकते हैं। These firms are expert in the recruitment of middle level and top level executive. तो ये जो फर्में होती हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट होते हैं, ये मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव यानी कि मिडिल लेवल मैनेजर और टॉप लेवल मैनेजर को हायर करने में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट होते हैं। In case of vacant managerial post arises in the organization, their help can be taken. तो जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजरियल पोस्ट वैकेंट होती है, खाली होती है, तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट की सहायता ली जा सकती है। These firms are already in contact with suitable candidate for the managerial post. ये जो फर्में होती हैं सुटेबल कैंडिडेट के साथ बेटे, ठीक है, अच्छे सुटेबल कैंडिडेट के साथ कॉन्टैक्ट में रहती है। Whenever a demand is placed before them, जब भी इनके सामने डिमांड रखी जाती है अच्छे मैनेजर्स की बेटे, ठीक है, तो जब भी इनके पास डिमांड रखी जाती है दे ऑफर देयर कैंडिडेट फॉर सच पोस्ट, तो ये अपने कैंडिडेट अपने उम्मीदवारों को इन पोस्ट के लिए भेज देते हैं, इन पोस्ट पर उनकी रिक्रूटमेंट करा देते हैं बेटे। These firms also perform the job of advertisement, ये फर्में एडवर्टीजमेंट और रिक्रूटमेंट का काम भी करती है when request is made against them। तो मान लीजिए किसी कंपनी के पास समय नहीं है रिक्रूटमेंट का, तो वो इन्हें क्या देते हैं, भाई हमारे लिए आप रिक्रूटमेंट करें। जैसे प्लेसमेंट एजेंसी कंपनियों के लिए रिक्रूटमेंट करती है, वैसे ही मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी कर देगी, और सिंपल सी बात है इस काम के बदले वो आपसे क्या चार्ज करेगी, एक पर्टिकुलर फीस, जो कि उनके रेम्युनरेशन का काम होगा, ठीक है। तो ये था आपका मैनेजमेंट कंसल्टेंट। सिंपल सी बात है मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए बेटर रहता है, ये टॉप लेवल और मिडिल लेवल मैनेजर्स को प्रोवाइड करने में बहुत ज्यादा सहायता करती है। जब भी किसी कंपनी के अंदर मैनेजर पोस्ट वैकेंट होती है, मैनेजर पोस्ट अराइज होते बेटे, तो वो कंपनियां इनके सामने डिमांड रखती है और इनके साथ बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो मैनेजर पोस्ट में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये उन कैंडिडेट को वहां पर प्लेस करा देती है, जिसके लिए ये कमीशन चार्ज करती है। सेवंथ देखिए कैंपस रिक्रूटमेंट, डेफिनेटली कैंपस रिक्रूटमेंट। तो कैंपस रिक्रूटमेंट आई गेस आप सभी को पता होगा बेटे,
अच्छे कॉलेजेस, अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं जो अपने यहाँ पढ़ रहे बच्चों को कैंपस रिक्रूटमेंट के जरिए जॉब प्रोवाइड करा देते हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी आप क्या हो गया, ठीक है, आईआईटी, आईआईएम अहमदाबाद, ये सब चीजें होते हैं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ये सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है बेटे जहां पढ़ने के बाद आपको जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनियां वहां पर आती है, बच्चों के इंटरव्यू लेती है और अच्छे बच्चों को ले जाती है बेटे। आईआईटी, आईआईएम अहमदाबाद वगैरह ये सब हो गए बेटे, यहाँ तो विदेशी कंपनियां आती हैं बड़ी बड़ी, और विदेशी कंपनियां अच्छा पैकेज देकर, ठीक है, बेस्ट कैंडिडेट को ले जाती है, जो बेस्ट कैंडिडेट होते हैं, जो बढ़िया होते हैं, क्वालिफाइड एब्सोल्यूट यंग स्टूडेंट, और कैंपस रिक्रूटमेंट के जरिए आप यंग ब्लड को हायर कर सकते हैं, जो बहुत ज्यादा मेहनत का फायदा आपको प्रोवाइड करा सकते हैं बेटे। क्योंकि जो बच्चा अभी अभी पढ़ रहा है बेटे, उसमें काम करने की, मेहनत करने की लगन है, उसके अंदर जज्बा है बेटे, ठीक है, वो अपनी मेहनत को यूटिलाइज करेगा, अपने एक्सपीरियंस को बेटे, ठीक है, साथ ही साथ अपने स्किल्स को यूटिलाइज करेगा, जो भी उसने सीखा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, जो नॉलेज उसने गेन किया उस नॉलेज को बेटे वो ऑर्गेनाइजेशन के बेटर हाफ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की बेटे, ठीक है, इसके लिए यूज कर पाएगा। तो कैंपस रिक्रूटमेंट देखिए, इट रेफर्स टू रिक्रूटमेंट फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो कैंपस रिक्रूटमेंट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जरिए रिक्रूटमेंट की जाती है। Some big organizations remain in touch with the educational institution with the purpose of recruitment. तो अच्छे बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते बेटे, उनके साथ कंपनियां कांटेक्ट रखती हैं ताकि अच्छे एम्प्लॉय को, अच्छे हार्ड वर्किंग कैंडिडेट को वो हायर कर सके बेटे, ठीक है। These person come from colleges, कंपनियां बेटे कॉलेजेस में जाती हैं, यूनिवर्सिटीज में जाती है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में जाती है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में जाती है, ठीक है, अच्छे कैंडिडेट को हायर करने के लिए। These institution has a placement cell, ये जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं इनका एक प्लेसमेंट सेल अलग से होता है बेटे, ठीक है, प्लेसमेंट सेल होता है जो बच्चों की प्लेसमेंट के लिए ही बना होता है और बच्चों की प्लेसमेंट कराने में बहुत ज्यादा सहायता करता है, ठीक है। तो यहाँ प्लेसमेंट सेल होता है विद द पर्पस ऑफ हेल्पिंग देयर यंग स्टूडेंट्स टू फाइंड अ सुटेबल जॉब। तो प्लेसमेंट सेल इसलिए बनाया जाता है कि वो अपने यंग स्टूडेंट्स की सहायता कर सके हायर होने में, उन्हें जॉब प्राप्त कराने में। द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ऑफ वेरियस कंपनी, जो अलग अलग कंपनियां होते हैं उनके एचआर मैनेजर या पर्सनल मैनेजर होते हैं, दे आर इन टच विद दीज प्लेसमेंट सेल, ये इन प्लेसमेंट सेल के साथ टच में रहते हैं एंड ऑब्टेन द सुटेबल पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट के लिए सुटेबल पर्सन को हायर कर लेते हैं। तो कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं, वहां से डायरेक्ट कंपनियां हायर कर लेती है, रिक्रूटमेंट कर लेती है, जो बेस्ट कैंडिडेट होते हैं, बढ़िया कैंडिडेट होते हैं बेटे, यंग ब्लड जो होता है वहां का, उन्हें बेटे वो हायर कर लेते हैं, ठीक है। तो स्कूल से, कॉलेज से, मैनेजमेंट कंसल्टेंट से, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन से, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, बेस्ट स्टूडेंट्स को हायर कर लिया जाता है और कंपनी उनके यंग टैलेंट का फायदा उठा लेती है, ठीक है। तो ये था कैंपस रिक्रूटमेंट, ठीक है। अब एक देखिए, रिकमेंडेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर, ठीक है, रिकमेंडेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर। एक है बेटे आपका रिकमेंडेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर। रिकमेंडेशन का मतलब होता है सिफारिश करना बेटे, सिफारिश करना, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई जॉब अराइज हुई तो हम अपने एम्प्लॉयज को बता देते हैं भाई ये वैकेंसी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, अपनी कंपनी के अंदर है, अगर आपके माइंड में कोई अच्छा कैंडिडेट है, कोई बढ़िया कैंडिडेट है तो भाई बता लीजिए, उसे बुला लीजिए इंटरव्यू के लिए भाई, ठीक है। तो इस तरह से हम करते क्या है, रिकमेंडेशन यानी कि सिफारिश के आधार पर, और वो सिफारिश कौन कर रहा है, अपने एम्प्लॉय। देखिए एम्प्लॉय हमारा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी वो काम कर रहा है, उसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन से सब कुछ पता है, सारी चीजें पता है, ठीक है, और हमें भी उस पर विश्वास है, हमें उस पर पूरा विश्वास है कि जिस भी कैंडिडेट को वो हायर करवाएगा वो बढ़िया कैंडिडेट होगा, अच्छा कैंडिडेट होगा, ठीक है। तो इसलिए हम अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को बता देते हैं भाई ये पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर निकली हुई है, कोई आपके माइंड में, आपकी निगाह में अच्छा कैंडिडेट है तो उसे बता दीजिए, वो यहाँ आकर इंटरव्यू दे देगा, उसका सिलेक्शन कर लेंगे बेटे। तो इस तरह से एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कर ली जाती है रिकमेंडेशन के जरिए, ठीक है, सिफारिश के जरिए, रिकमेंडेशन बेटे सिफारिश। तो देखिए, विद अ व्यू टू एस्टैब्लिश द गुड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अच्छा, ये काम करके आप अच्छे रिलेशनशिप भी तैयार करते हैं एम्प्लॉय से, क्योंकि एक एम्प्लॉय ने किसी का रेफरेंस दिया और आपने उसे हायर कर लिया तो एम्प्लॉय को लगता है भाई मेरी वाकई में इस ऑर्गेनाइजेशन में रेपुटेशन है भाई, ठीक है भाई मेरी चलती इस ऑर्गेनाइजेशन में, तभी तो मैंने जिस एम्प्लॉय के बारे में बताया उसे इन्होंने ले लिया ना, है ना। तो इस तरह से तो गुड अच्छे रिलेशन बन जाते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच। देखिए
समटाइम्स मैनेजर रिक्रूट पीपल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ देयर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। तो कई बार जो मैनेजर होते हैं अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की रिकमेंडेशन पर, उनकी सिफारिश पर बेटे एम्प्लॉयज को हायर कर लेते हैं। इन दिस वे प्रेजेंट एम्प्लॉय फील एनकरेज। तो जो प्रेजेंट एम्प्लॉय है वो एनकरेजमेंट फील करेगा, दृढ़ निश्चय उत्साह फील करेगा। एंड देयर इज अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर न्यू एम्प्लॉय, और न्यू एम्प्लॉय पर भी उसका कंट्रोल, उसका नियंत्रण रहेगा, उसके हिसाब से न्यू एम्प्लॉय काम करेगा। दिस सोर्स इज मोस्टली यूज्ड फॉर अपॉइंटिंग द लोअर लेवल एम्प्लॉय। और इस सोर्स का यूज हम किस लिए करते हैं बेटे? लोअर लेवल एम्प्लॉयज के लिए हम करते हैं। ठीक है, तो भाई किसी ने रिकमेंडेशन दे दी, किसी ने सिफारिश कर दी एक कैंडिडेट की, तो उसे हम हायर कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए नोवल लेबर कॉन्ट्रैक्टर। अब जब हमें लेबर चाहिए बेटे, तो बेसिकली जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है उनका यूज कंस्ट्रक्शन की जॉब के लिए चाहिए होता है बेटे। हमें कंस्ट्रक्शन करवाना है, बिल्डिंग बनवानी है, ठीक है, या भवन बनवाने हैं। ठीक है, तो इसलिए अब हमें क्या चाहिए? लेबर चाहिए। ठीक है, तो हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्टैक्ट कर लेंगे और लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो होगा वो लेबर हमें प्रोवाइड कराकर दे देगा। सिंपल सी बात है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए होता है। रोड बनवाने हैं, पुल्स बनवाने हैं, हाईवे बनवाने हैं, डैम्स बनवाने हैं बेटे, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, तो वहां हमें लेबर चाहिए। जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है वो हमें प्रोवाइड करा सकता है। देखिए देयर आर द लिंक बिटवीन लेबर्स एंड मैनेजर। तो लेबर और मैनेजर के बीच लिंक होता है बेटे। दे रिमेन इन कांटेक्ट विद बोथ द लेबर एंड द मैनेजर। इसी तरह ये बेटे लेबर और मैनेजर के कांटेक्ट में रहते हैं आपस में। एज एंड व्हेन मैनेजर्स पुट अप डिमांड फॉर लेबर, जैसे मैनेजर बेटे लेबर की डिमांड पुट अप करता है, these contractor make available their supply at no time। तो ये कॉन्ट्रैक्टर लेबर की तुरंत सप्लाई करवा देते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए उनकी सप्लाई करवा देते हैं। This system of labor recruitment is very much popular in road construction। तो मैंने बताया भाई ये जो सिस्टम है, रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है, प्लांटेशन इंडस्ट्री हो गई, उसमें ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन के लिए काम करिए। टेंथ देखिए टेलीकास्टिंग। टेलीकास्टिंग कास्ट करना, ब्रॉडकास्ट बेटे टीवी के जरिए, टेलीविजन यानी टीवी। तो टीवी पर हम रिक्रूटमेंट निकाल देते हैं बेटे, टेलीविजन पर रिक्रूटमेंट निकाल देते हैं। बड़ी कंपनी, रेपुटेड कंपनियां जो होती हैं, जो अच्छा खर्चा कर सकते हैं रिक्रूटमेंट पर, ठीक है, वो टीवी में रिक्रूटमेंट निकाल देते हैं बेटे। तो टीवी के जरिए हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं और उन्हें हायर कर देते हैं। तो ये होता है टेलीकास्टिंग। देखिए these days, इन दिनों some big organization, जो अच्छे बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, they give precedence to telecasting their job requirement। तो वो अपनी जॉब रिक्वायरमेंट को टेलीकास्ट करा देते हैं, टीवी पर चलवा देते हैं। ठीक है, एक 2-3 मिनट की बैठे वीडियो बना देते हैं और उस वीडियो को टीवी पे चलवा देते हैं। उसमें हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई कितने एम्प्लॉय चाहिए, किस पोस्ट पर चाहिए, सैलरी क्या रहेगी, एक्सपीरियंस क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज क्या रहेगी उनके, ये सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम दे देते हैं टेलीविजन में। वो जब एडवर्टीजमेंट चलेगी टीवी पर, लोग देखेंगे, तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे वो जॉब के लिए अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इन दिनों जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वो टीवी के जरिए बेटे जॉब निकालते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टेलीकास्टिंग, टेलीकास्टिंग के दौरान इंफॉर्मेशन अबाउट वैकेंट पोस्ट, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पॉसिबल रेम्युनरेशन एंड द स्पेशल फीचर ऑफ कंपनी आर डिस्प्ले। तो सारी इंफॉर्मेशन टेलीकास्टिंग में दे दी जाती है बेटे। और 11th है वेब पब्लिशिंग। ठीक है, वेब पब्लिशिंग। तो बेटे आजकल तो वेब पब्लिशिंग के जरिए विभिन्न विभिन्न साइट बनी हुई है बेटे ऑनलाइन, जिसके जरिए रिक्रूटमेंट कर ली जाती है। जैसे Naukri.com आपका सबसे बड़ा एग्जांपल है, Naukri.com। तो Naukri.com से भी बहुत सारे एम्प्लॉय को हायर कर लिया जाता है बेटे। ठीक है, तो वेब पब्लिशिंग बता रखा है। these days, इन दिनों इंटरनेट हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट मीडियम फॉर रिक्रूटमेंट। तो जो इंटरनेट है बेटे रिक्रूटमेंट का एक अच्छा साधन बना हुआ है, अच्छा मीडियम बना हुआ है बेटे। ठीक है, स्पेशल वेबसाइट हैव बीन क्रिएटेड। स्पेशल वेबसाइट्स बनी हुई है, Naukri.com हो गया बेटे, Indeed.in इंडिया हो गया, ठीक है, Career.com, बहुत सारी साइट है जहां पर अपना रिज्यूम आप डाल सकते हो। कंपनी उन रिज्यूम को देखती है बेटे। ठीक है, देखने के बाद जो उन्हें अच्छा लगता है उन्हें वो कॉल करके, फोन करके बुला लेते हैं। तो ये कह रहे हैं बेटे कि these days internet has become the very important medium for recruitment। स्पेशल वेबसाइट हैज बीन क्रिएटेड फॉर दैट पर्पस। इस पर्पस के लिए, इस उद्देश्य के लिए स्पेशल वेबसाइट्स का निर्माण किया जाता है। ठीक है, द एप्लीकेंट्स गेट इंफॉर्मेशन, एप्लीकेंट्स को इंफॉर्मेशन मिलती है थ्रू देम अबाउट द वैकेंट पोस्ट। ठीक है, उनके जरिए एप्लीकेंट को वैकेंट पोस्ट, खाली स्थान के बारे में, ठीक है, खाली जगहों के बारे में मिलती है इंफॉर्मेशन।
एंड रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, और उन्हें पता लगता है कंपनी ने क्या क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। पीपल हैविंग द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन कैन गेट टच इन विद कंपनी, तो जो पर्सन के पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो कंपनी के साथ टच में रहते हैं, ठीक है, who's needed for their services। some of the very popular website, अब कुछ पॉपुलर वेबसाइट देखिए जैसे www.naukri.com, www.jobstreet.com एंड www.clickjobs.com, ठीक है। तो इस तरह से वेब पब्लिशिंग के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो ये थे आपके एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। कल हम बटे क्लास में इनकी मैथ्स और डीमैथ्स पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए मेरे हिसाब से काफी है। आज बेटे बहुत कम स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया, 8 या 9 बच्चे थे हमारे साथ केवल, तो काफी बच्चे आपके एब्सेंट रह रहे हैं क्योंकि जून आ रहा है। आपको लग रहा होगा कि जून में अब छुट्टियां पड़ेगी इसलिए आप क्लास ले नहीं रहे थे, बट मैं आपको बता दूं 15 जून तक आपको कम से कम क्लास लेनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि 15 जून से पहले आपकी छुट्टियां होंगी, तो इसलिए बेटर रहेगा आपके लिए कि आप डेली क्लास लो बेटे, ठीक है। अदरवाइज छूट जाएगा टॉपिक तो फिर शायद हो सकता है आपको दिक्कतें आ जाए, ठीक है। तो अब किसी को प्रॉब्लम है तो वो बता सकता है। मैं देखता हूँ कौन कौन बच्चे जुड़े हुए मेरे साथ। साक्षी है, आरती है, पलक है, विकास है, प्रियंका है, मोहित है, गुंजन है, स्नेहा है और मिंटू नेहरा है। तो बॉयज में तो केवल एक ही लड़का है एक्चुअली, मिंटू नेहरा, ठीक है। और ये विकास का तो मुझे पता है, ये 1 या 2 मिनट के लिए आता है लास्ट में केवल, ये तो क्लास लेता ही नहीं है। तो लड़कियां जुड़ी हुई हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं चलो। तो बेटे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, शाबाश। है किसी को कोई प्रॉब्लम? यस और नो? नो? चलिए बेटे ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप लोग जा सकते हैं, द क्लास इज ओवर, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच बेटे, थैंक यू, यू कैन गो नाउ, थैंक्स।